कमला प्रसाद के आगमन का शोर सुनाई दिया। ये सिनेमा के अनन्य भक्त थे। नौकरों पर उनका कठोर शासन था। विशेषतः बाहर से आने पर तो वह एक आध की मरम्मत किए बगैर न छोड़ते थे। उनके बूट की चरमर सुनते ही नौकरों में हलचल मच जाती थी। कमला प्रसाद ने आते ही आते कहार से पूछा, बर्फ लाए? कहार ने दबी जबान में कहा, अभी तो नहीं सरकार। कमला प्रसाद ने गरज कर कहा, जोर से बोलो, बर्फ लाए कि नहीं? मुंह में आवाज नहीं है। कहार की आवाज अब की बार बिल्कुल बंद हो गई। कमला प्रसाद ने कहार के दोनों कान पकड़कर हिलाते हुए कहा, हम पूछते हैं बर्फ लाए कि नहीं? कहार ने देखा कि अब बिना मुंह खोले कानों के उखड़ जाने का डर है, तो धीरे से बोला, नहीं सरकार। कमला प्रसाद ने कहा, क्यों नहीं लाए? कहार ने कहा, पैसे ना थे। कमला प्रसाद ने कहा, क्यों पैसे ना थे? घर में जाकर मांगे थे। कहार ने कहा, हाँ हुजूर, किसी ने सुना नहीं। कमला प्रसाद ने कहा, झूठ बोलता है। मैं जाकर पूछता हूँ, अगर मालूम हुआ कि तूने पैसे नहीं मांगे तो कच्चा ही चबा जाऊंगा, रास्कल्स। कमला प्रसाद ने कपड़े भी नहीं उतारे। क्रोध से भरे हुए घर में आकर माँ से पूछा, क्या अम्मा, बदलू तुमसे बर्फ के लिए पैसे लेने आया था? देवकी ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, आया होगा, याद नहीं आता। बाबू अमृत राय से तो भेंट नहीं हुई। कमला प्रसाद ने कहा, नहीं, उनसे भेंट तो नहीं हुई। उनकी तरफ गया तो था, लेकिन जब सुना कि वह किसी सभा में गए हैं तो मैं सिनेमा चला गया। सभाओं का तो उन्हें रोग है और उन्हें मैं बिल्कुल फिजूल समझता हूँ। कोई फायदा नहीं, बिना व्याख्यान सुने भी आदमी जीता रह सकता है, और व्याख्यान देने वालों के बगैर भी दुनिया के रसातल चले जाने की संभावना नहीं है। जहाँ देखो वक्ता ही वक्ता नजर आते हैं। बरसाती मेढकों की तरह टर किया और चलते हुए अपना समय गवाया और दूसरों को हैरान किया। सबके सब मूर्ख हैं। देवकी ने कहा, अमृत राय ने तो आज डोंगा ही डुबा दिया, अब किसी विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। कमला प्रसाद ने जोर से कहकहा कर मार कर कहा, और ये सभाओं वाले क्या करेंगे? यही सब तो इन सभी की सोचती है। लाला अब किसी विधवा से शादी करेंगे, अच्छी बात है, मैं जरूर बारात में जाऊंगा, चाहे और कोई जाए या ना जाए। जरा देखूं नए ढंग का विवाह कैसा होता है। वहां भी सब व्याख्यानबाजी करेंगे। इन लोगों के लिए और क्या होगा? सब के सब मूर्ख हैं, अकल किसी को छू नहीं गई। देवकी ने कहा, तुम जरा उनके पास चले जाते। कमला प्रसाद ने कहा, इस वक्त तो बादशाह भी बुलाए तो न जाऊं। हाँ, किसी दिन जाकर जरा कुशल क्षेम पूछ आऊंगा, मगर है बिल्कुल सनकी। मैं तो समझता था इसमें कुछ समझ होगी, मगर निरा पोंगा निकला। अब बताओ, बहुत पढ़ने से क्या फायदा हुआ? बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया। बहुत पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो बुद्धि कैसे बची रह सकती है? तो कोई विधवा अभी ठीक हो गई कि नहीं? कहाँ है मिसराइन? कह दो अब तुम्हारी चांदी है, कल ही संदेशा भेज दें। कोई और ना जाए तो मैं जाने के तैयार हूँ, बड़ा मजा रहेगा। कहाँ है मिसराइन? अब उनके भाग्य चमके। रहेंगी बिरादरी ही विधवा की, ना की बिरादरी की कैद न रही। देवकी यह तो नहीं जानती, अब क्या ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे? कमला प्रसाद ने कहा, यह सभा वाले जो कुछ ना करें वह थोड़ा है। इन सभी को बैठे बैठे ऐसे ही पेपर की उड़ान की सूझती है। एक दिन पंजाब से कोई वौखल आया था, कह गया, जात पात तोड़ दो, इससे देश में फूट पड़ती है। ऐसे ही एक और जांगलू आकर कह गया, चमारों पासियों को भाई समझना चाहिए, उनसे किसी तरह का परहेज न करना चाहिए। बस सबके सब बैठे यही सोचा करते हैं कि कोई नई बात निकालनी चाहिए। बुढ़े गांधी जी को और कुछ नहीं सूझी तो स्वराज ही का डंका पीट पीट चले। सबने बुद्धि बेच खाई है। इतने में एक युवती ने आंगन में कदम रखा, मगर कमला प्रसाद को देखते ही ठियोड़ी में ठिठक गई। देवकी ने कमला प्रसाद से कहा, तुम जरा कमरे में चले जाओ, पूर्णा ठियोड़ी में खड़ी है। पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई। पड़ोस में एक पंडित वसंत कुमार रहते थे, किसी दफ्तर में क्लर्क थे। पूर्णा उन्हीं की स्त्री थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील। घर में दूसरा कोई न था। जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर चले जाते तो यहीं चली आती और दोनों सहेलियां शाम तक बैठती, हंसती बोलती रहती। प्रेमा को इतना प्रेम था कि यदि किसी दिन वह किसी
कारण से न आती तो वह स्वयं उसके घर चली जाती। आज बसंत कुमार कहीं दावत खाने गए थे। पूर्णा का जी ऊब उठा, यहाँ चली आई। प्रेमा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई। पूर्णा ने चादर अलंगनी पर रखते हुए कहा, तुम्हारे भैया आंगन में खड़े थे और मैं मुंह खोले चली आती थी। मुझ पर उनकी नजर पड़ गई होगी। प्रेमा ने कहा, भैया में किसी तरफ ताकने की लत नहीं है, यही तो उनमें एक गुण है। पतिदेव कहीं गए हैं क्या? पूर्णा ने कहा, हाँ, आज एक निमंत्रण में गए हैं। प्रेमा ने कहा, सभा में नहीं गए? आज तो बड़ी भारी सभा हुई है। पूर्णा ने कहा, वह किसी सभा समाज में नहीं जाते। कहते हैं ईश्वर ने संसार रचा है, वह अपनी इच्छा अनुसार हर एक बात की व्यवस्था करता है। मैं उसके काम को सुधारने का साहस नहीं कर सकता। प्रेमा ने कहा, आज की सभा देखने लायक थी, तुम होती तो मैं भी जाती। समाज सुधार पर एक महाशय का बहुत बड़ा अच्छा बखान हुआ है। पूर्णा ने कहा, स्त्रियों का सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। पहले पुरुष लोग अपनी दशा तो सुधार लें, फिर स्त्रियों की दशा सुधारेंगे। उनकी दशा सुधर जाए तो स्त्रियां आप ही सुधर जाएंगी। सारी बुराइयों की जड़ पुरुष ही हैं। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं बहन, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं और जब तक दोनों की उन्नति न होगी, जीवन सुखी न होगा। पुरुष के विद्वान होने से क्या स्त्री विदुषी हो जाएगी? पुरुष तो आखिरकार सादे ही कपड़े पहनते हैं, फिर स्त्रियां क्यों गहनों पर जान देती हैं? पुरुषों में तो कितने ही कुंवारे रह जाते हैं, स्त्रियों को ही क्यों बिन ब्याह किए जीवन व्यर्थ जान पड़ता है, बताओ। मैं तो सोचती हूँ कुंवारी रहने में ही जो सुख है वह विवाह करने में नहीं है। पूर्णा ने धीरे से प्रेमा को ढकेल कर कहा, चलो बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो। बाबू अमृत राय सुनेंगे तो तुम्हारा खूब खबर लेंगे। मैं उन्हें लिख भेजूंगी कि यह अपना विवाह ना करेगी। आप कोई और द्वार देखें। प्रेमा ने अमृत राय की प्रतिज्ञा का हाल ना कहा। वह जानती थी कि इससे पूर्णा की निगाह में उनका आदर बहुत कम हो जाएगा। बोली, वह स्वयं विवाह न करेंगे। पूर्णा ने कहा, चलो झूठ बकती हो। प्रेमा ने कहा, नहीं बहन, झूठ नहीं है। विवाह करने की इच्छा नहीं है, शायद कभी नहीं थी। दीदी के मर जाने के बाद वह कुछ विरक्त से हो गए थे। बाबूजी के बहुत घेरने पर और मुझ पर दया करके वह विवाह करने के लिए तैयार हुए थे, पर अब उनका विचार बदल गया है और मैं भी समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी के झंझट में न फंसकर कुछ सेवा करना चाहता है तो उसके पाँव की बेड़ी नहीं बनना चाहिए। सच कहती हूँ पूर्णा, मुझे इसका दुख नहीं कि उनकी देखा देखी मैं भी कुछ कर जाऊंगी। पूर्णा विस्मय से बोली, आज 4 बजे तक तो तुम ऐसी बातें न करती थी, एकाएक यह कैसी काया पलट हो गई? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या? प्रेमा ने कहा, बिन कहे भी तो आदमी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। पूर्णा ने कहा, मैं एक दिन पत्र लिखकर उनसे पूछूंगी। प्रेमा ने कहा, नहीं पूर्णा, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, पत्र वत्र ना लिखना। मैं किसी के शुभ संकल्प में विघ्न नहीं डालना चाहती। मैं यदि और कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम उनके मार्ग का कांटा नहीं बनूंगी। पूर्णा ने कहा, सारी उम्र रोते कटेगी, कहे देती हूँ। प्रेमा ने कहा, ऐसा कोई दुख नहीं है जो आदमी सह न सके। वह जानते हैं कि मुझे इससे दुख नहीं हर्ष होगा, नहीं तो वह कभी यह इरादा न करते। मैं ऐसे सज्जन प्राणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म समझती हूँ, उसे गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहती। पूर्णा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती बहन, क्षमा करना। मैं यह कभी नहीं मानूंगी कि तुम दुख न होगा। प्रेमा ने कहा, तो फिर उन्हें भी होगा। पूर्णा ने कहा, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। प्रेमा ने कहा, तो मैं भी अपना हृदय कठोर बना लूंगी। पूर्णा ने कहा, अच्छा बना लेना। लो अब न कहूंगी, लाओ बाजा, तुम्हें एक गीत सुनाऊं। प्रेमा ने हारमोनियम संभाला और पूर्णा गाने लगी। Thank you for watching.